नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो भ्रम होता है, चक्कर आता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए हम लोग क्लिनिकल ये जो अभी हमारा 7 बजे का स्पेशल लेक्चर होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और हम यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि हम कोई एक नया व्याधि के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है और कुछ तो नया चीज सीखने को मिलता है। अभी हमने भ्रम पे बात पहले भी किया है कि ये वात से होता है और पित्त से होता है, और दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। वायु का प्रकोप अगर ज्यादा बढ़ जाता है तब भी भ्रम होता है, और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तब भी हो जाता है। तो हम आज इस पे बात करेंगे। और ये जो चक्कर आना जो है भ्रम है, यह सभी को ऐसा फील हुआ है। ऐसा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको भ्रम या चक्कर नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों को ये कंटिन्यू रहता है, बहुत सालों से रहता है ये तकलीफ। और फिर उसका वो लोग ढूंढते रहते हैं कि क्या हेतु है और क्या निदान है, डायग्नोसिस क्या है और किस तरह से इसको देखा जाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने यही चीज बताने के लिए आया हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं यहाँ स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ कुछ, और फिर हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 मिनट बस रुक जाइए। आप लोग भी अपने अपने अनुभव जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। भारत भूमि जो है ये आयुर्वेद की भूमि है, और यहाँ पर जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं सब पुण्य आत्माएं हैं। सभी ने पुण्य कर्म किए हैं और इसीलिए वो आयुर्वेद शास्त्र पे अभ्यास करके और आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। वर्टाइगो या जब चक्कर आने का जब हम लोग बात करते हैं, है ना, तो इस पे हम लोग को पहले ये देखना चाहिए कि रोगी को कब चक्कर आ रहा है, कैसे चक्कर आ रहा है। चक्कर जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है क्या, ये मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है क्या। और वो चक्कर जब आ रहा है तो इंसान कहीं पर भी गिर सकता है, उसका हाथ पैर टूट सकता है। और फिर चक्कर आना इसका मतलब है कि या तो पित्त के वजह से ये बढ़ रहा है, चक्कर आ रहा है, या फिर मस्तिष्क को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर अपना जो ईयर ड्रम है वहां पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी हुई है मिडल ईयर में, उसके वजह से हो रहा है, या इंटरनल ईयर में कुछ तो तकलीफ हुई है उसके वजह से हो रहा है, या फिर किसी को जैसे कि कन्वर्जन्स आ रहे हैं, या फिर झटके आ रहे हैं, उसके वजह से चक्कर आ रहे हैं क्या, यह भी हमें देखना पड़ता है। तो अभी चक्कर आने के हेतुओं पे हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोग भी बताइएगा, आप लोग के विचार जो हैं यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी वैद्यों के, हर वैद्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वैद्य या डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसका कारण क्या क्या है, अपने संहिताओं में हेतु मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने निकाला है, आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो अपना सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं 7, उसमें अगर इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो रहता है वो कम हो गया,
मतलब जो गले की जितने भी वर्टिब्रास हैं, कशेरुकाएं हैं, उनके अंदर में जो अंतर होता है वह कम होने की वजह से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रेशन होना, यह भी वर्टिको का या भ्रम होने का, चक्कर आने का कारण होता है। उसी तरह से अगर रक्त वाहिनियों में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वह भी कारण होता है। आप लोग गले में जो अपनी रक्त वाहिनियां होती है ना, उसको कभी भी दबा के देखिए, आपको चक्कर तुरंत आ जाएगा। जो भी लोग चाहते हैं ना कि किसी को मतलब चोरी वगैरह किया जाए या डकैती डाला जाए, वो गले में ऐसे दबाते हैं कि सामने वाला इंसान बेहोश हो जाता है, तो वो चक्कर भी आता है, फिर बेहोश हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुका कि ये चक्कर आना। या फिर हम लोग सडनली उठ जाते हैं, सोते सोते सडनली उठते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से भी चक्कर आता है। या फिर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, मतलब चिंत्याति चिंतनात्, ज्यादा चिंता करना, यह भी भ्रम का एक कारण होता है, वर्टाइगो का कारण होता है। और नींद कम होना, कोई इंसान स्ट्रेस में या कोई भी कारण से या मजबूरी से कम सोता है तो उसको चक्कर बहुत आते हैं। या फिर पोषण कम मिलता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्रेन को या पूरे बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, उसके वजह से भी चक्कर आता है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो जो उत्तमांग है हमारा मस्तिष्क, उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, रस धातु से प्रीणन कार्य नहीं हो रहा है, रक्त से जीवन कार्य नहीं हो रहा है, उसके वजह से भी यह हो जाता है। और मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होना, रक्त का जीवन कार्य और रस का प्रीणन कार्य ये ना होने की वजह से भी चक्कर आते हैं। इसी तरह से अगर लो बीपी होता है, बीपी जो है ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो वह भी चक्कर आने का कारण होता है। या फिर बहुत ऊंचा तकिया लिया, है ना, सोते टाइम ऊंचा तकिया लेके सो रहे हैं तो वह भी चक्कर आने का कारण होता है। या फिर अगर क्रॉनिक फीवर है और बहुत दिनों से बीमार है, 1 साल से बीमार है, तो उनको चक्कर आने की बीमारी होती है। या फिर ऐसे ही और भी कोई व्याधि के वजह से भी चक्कर आने का बीमारी शुरू हो जाता है। इसी तरह से शरीर में बनने वाला आहार रस है, वो जितना प्रमाण में बनना चाहिए उतना क्वांटिटी में आहार रस नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह, इसका कारण हो सकता है कि ग्रहणी रोग हो, या अतिसार हो, या फिर उल्टी की बीमारी हो, या प्रेगनेंसी हो, जहां पर भी आहार रस इंसान को नहीं मिल पा रहा है, अपना बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से भी चक्कर आता है। और रस क्षय होना, रस क्षय होना यह भी चक्कर आने का कारण होता है। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग 2 टाइप का शारंगधर संहिता में भ्रम ऐसा रोग बताया है, तो एक भ्रम होता है जो पित्त के वजह से होता है, एक होता है जो वात के वजह से होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो श्लोक में बताया है, मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो पित्त वाला जो चक्कर होता है, उसमें इंसान खड़ा है, एक जगह खड़ा है और दुनिया घूम रही है चारों ओर से, और उसको चक्कर आता है, उस टाइम पे उसको नौशिया फीलिंग भी होती है, और मतलब उल्टी जैसा भी फीलिंग होता है, नौशिया हो रहा है, उल्टी आ रहा है, और पूरी दुनिया घूम रही है। और जब वो बैठता है ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया शांत हो गई, और वो शांत होकर बैठता है। ये जो है ये पित्त वाला भ्रम है। दूसरा होता है वात वाला भ्रम, जिसमें इंसान घूम रहा है, दुनिया रुकी है लेकिन इंसान घूम रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसा कभी कभी फील हुआ होगा कि रात्रि जागरण ज्यादा किया, जैसे कि आप लोग को ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी शशि मैम ट्रैवल करती, लेकिन इनको तो ट्रेन मिल गया था, अगर ट्रेन लेट हो गया, नींद पूरी नहीं हुई, रात भर जागना पड़ रहा है, तो जो चक्कर आता है, तो उसमें वायु का प्रकोप होता है जागरण की वजह से, तो इंसान घूम रहा है, उसका सिर घूम रहा है पूरा, ऐसे लगता है पूरा सिर और पूरा शरीर घूम रहा है, और दुनिया वैसे ही स्टेबल है। या फिर जो लोग ज्यादा ट्रेन की यात्रा करते हैं, आजकल तो वंदे मातरम ट्रेन है, वो बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिलने वाला जो ट्रेन होता था पहले, और हम लोग जब 3-3 दिन का सफर करते थे, महाराष्ट्र से अपने गांव जाते थे ना, तो जब हम 3 दिन बाद उतरते थे, और ट्रेन भी स्लो होती थी, तो जब हम उतरते थे ना तो 2-3 दिन तक हमें लगता था कि हम ट्रेन के डब्बे में ही बैठे हैं, और बात के प्रकोप से ऐसा लगता था कि हम लोग हिल रहे हैं, जमीन वैसी है लेकिन हम लोग हिल रहे हैं। ये इस टाइप का जो चक्कर होता है। या फिर पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, इंडियन टॉयलेट यूज करते थे, है ना, जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। तो रात रात भर नहीं सोए हैं, तो जैसे टॉयलेट से उठे, इंडियन टॉयलेट से उठे तो चक्कर आना, या फिर नीचे बैठ के उठे तो चक्कर आना, ये ऐसे कंडीशन होता था। अभी आप लोग बताइए इस पे कि क्या हेतु आप लोगों को मिलते हैं, इसके अलावा चक्कर आने का, भ्रम होने का कुछ हेतु है? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, पल्लवी मैम, आदित्य सर, आप लोग बताइए।
अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बोलिए। हाँ, वैसे तो बहुत सारे हेतु मिलते हैं सर चक्कर आने के। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा तो उसको भी चक्कर आते हैं, और पित्त बड़ा होगा तो भी चक्कर आते हैं। अभी मेरा खुद का पित्त प्रकृति है, तो मुझे ज्यादा अगर मैं धूप में अगर जाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। आपको तो आते मैं हैं? शायद, हाँ हाँ सर आते हैं, क्योंकि मेरा पित्त प्रकृति है तो मुझे धूप तो नहीं सहन होती। अगर ज्यादा देर तक भी मैं खड़ी रहूंगी धूप में, ज्यादा धूप में, तो मुझे चक्कर आते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ धूप में जाना। अच्छा। और लो बीपी रहेगा तो भी चक्कर आते हैं, और इस्चेमिक चेंजेस रहेंगे हार्ट में या तो ब्रेन में भी, तो अच्छा। भी चक्कर आते हैं। और ईयर का इन्फेक्शन रहेगा, कान जी। का इन्फेक्शन रहेगा अंदर से, तो वहां पे भी चक्कर आते हैं। तो हर एक हेतु अलग अलग रहता है, हर एक कारण अलग अलग रहता है। किसी किसी को नींद ना आना, ये भी प्रॉब्लम होता है। इंजुरी होती है तभी भी चक्कर आता है, ज्यादा सोचने के, जब रसक्षय हो जाता है बॉडी में तभी भी चक्कर आते हैं। तो हर एक मतलब कारण के अनुसार ही सर चिकित्सा करनी पड़ती है। जैसे अगर लो बीपी है तो हम नींबू पानी का रस बोलते हैं लेने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के। पित्त के वजह से है तो वैसा फिर पित्त शामक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उसमें हम नस्य ज्यादा देते हैं प्रकृति के अनुसार। फिर शील बला है, या तो अणु अणु तेल का नस्य है, या तो षडबिंदु तेल का नस्य है। हर एक का देना पड़ता है। और भ्रमहर जो गण है हमारा, जटामांसी, धमासा और निशोत्तर का, वो भी मैंने यूज किया हुआ है। और और हेतु में तो ज्यादातर यही मिलता है कि जहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब कारण है, नर्व दब गई है या तो आम्ल पित्त है, ये ज्यादा हेतु मिलते हैं सर। जी। इतना तो देखा है मैंने। हाँ, जी। तो हर एक का ट्रीटमेंट सर अलग अलग रहता है। अगर मस्तिष्क से रिलेटेड रहेगा तो हम पंचामृत लोह गुगुल जो आता है, सप्तामृत लोह गुगुल है, मस्तिष्क रोगाधिकार में जो बोला गया है, तो वो भी हम यूज करते हैं। कभी कभी पित्त इतना बढ़ जाता है कि पथ्यादि काढ़ा भी हम यूज करते हैं उसमें पित्त को स्टेबल करने के लिए, तो उसमें भी होता है। लघु शिक्षेखर रस देते हैं हम, तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जी। तो आपने कहा कि आपको चक्कर हमेशा आता है, तो आपने अपने लिए कुछ इलाज नहीं किया? हमेशा नहीं आता सर। अगर धूप में ज्यादा जाऊंगी तो मैं धूप में नहीं जाती, मैं अवॉइड करती हूँ धूप में जाना। और पित्त प्रकृति है तो मैं मेरा कोकम शरबत या तो आंवला या तो गुलकंद खाना मेरा चालू रहता है। मतलब मैं खुद को पित्त को स्टेबल करने का काम करती हूँ। और अगर अप्रैल मई महीने में महीना रहेगा तो मैं छाछ ज्यादा लेती हूँ, तो छाछ से भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन मैं ज्यादा धूप में जाना पसंद नहीं करती। जी। हाँ। ठीक है, अब समझा सब बात। और डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे, चक्कर आना, भ्रम पे? हाँ सर, चक्कर आना तो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी। व्याधि भी है, लक्षण भी है, और बहुत कुछ है। मतलब अब इसमें सारे दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मेनली चक्कर आने के दो तीन कारण होते हैं। सेंट्रल सेंट्रल ऑर्गन, ब्रेन या ब्रेन स्टेम से पूरा नर्व्स जो जैसे आपने बताया कंप्रेस हो गई, या वो कोई भी ऐसा ब्रेन में या पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी हेतु है वो तो सेंट्रल में जाता है। जी। पैथोलॉजिकल जो होता है वो लेब्रिंथ ईयर, इंटरनल ईयर में, लेब्रिंथ में या वेस्टिबुलर नर्व्स में विकृति आना वजह से होता है। जी। और एक चक्कर होता है फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल होता है, जैसे आपने बोला ना कि जो ट्रैवल करके आए, अपना आराम किया, उसके बाद भी लग रहा है, तो वो अपने आप ही स्वतः परेशान हो जाता है, उसमें विकृति नहीं होती। पोजिशनल भी होता है कई बार कि एकदम से खड़े हुए या एकदम से बैठ गए। जी। सो ये तो मॉडर्न पॉइंट है, लेकिन जो अगर हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक बहुत बढ़िया शुद्ध में बहुत बढ़िया श्लोक आया है, भ्रम चक्र रूढ़स्य भ्रमणम।
भ्रमा चक्रारूढ़ से भ्रमणम मतलब शरीर की अवस्था जिसमें मनुष्य घूमते हुए चक्कर पर बैठने की अनुभव कर रहा है। मतलब चक्कर के ऊपर बैठा हुआ घूमता हुआ चक्कर उसकी तरह वो घूम रहा है। जैसे कि आपने बोला कि वो बात की वजह से, क्योंकि वो सेंट्रल ऑरिजिन है, क्योंकि बात की वजह से क्षय हो रहा है, तो वो अपने आप को घूमता हुआ महसूस करता है, तो वो सेंट्रल ऑरिजिन है। पेरिफेरल में अगर जाता है तो जैसे वेस्टर्न नर्व्स या पित्त की वजह से जाता है, तो उसको दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। तो चरक ने इसमें बात के अस्थि नानत्व विकारों में इसको भ्रम को रखा है। और मेनली उन्होंने बात पित्त को लेके चले हैं चरक। लेकिन सुश्रुत में रजा पित्त अनिलाद भ्रमा बोला गया। सुश्रुत में एक रज को उन्होंने जो है, जो टॉप ब्रेन का सेंटर्स है, जहाँ पे जो तो सप्त रज तम में तो रज को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। ये एक बहुत अच्छा यूनिक सा सुश्रुत में निकल के आता है, रजा पित्त अनिलाद भ्रमा। जी अब हेतु तो सारे बहुत सारे होते हैं, वो तो आप सब बता ही रहे हैं। अभी मैं करता हूँ, फिर और लोगों को बोलते हैं, फिर बताता हूँ मैं सब। जी। और किसी को कुछ बोलना है? अनुरिता मैम या कोई कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? वीना मैम, विनीता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। कोई बोलिए प्लीज, ऐसे शर्माइए मत आप लोग। आप लोग कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। शशि मैम, वीना मैम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं शायद, पूजा कर रहे हैं आप लोग शायद। ठीक है, आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर सर। सर बेसिकली जैसे हमारा शरीर 5 फुट 6 फुट का रहता है, खड़ा रहता है और गिरता नहीं है घूमती हुई पृथ्वी पे। कोई अगर नॉन लिविंग थिंग खड़ी है तो गिर जाती है, मतलब अगर इस टाइप का 5 फुट का सिलेंड्रिकल टाइप का, और चलता भी रहता है। तो सबसे कॉमन कारण जो वेस्टर्न में बताया गया, सब बात रिलेटेड बताया गया। जैसे अगर हृदय का प्रेशर कम हो जाए और ब्रेन में नहीं पहुंच रहा है हृदय का प्रेशर, तो चक्कर आता है। और अगर जैसे बताया ब्रेन स्टेम से जो आईज है, मतलब जैसे पित्त का आप बोल सकते हो इसमें, कि अगर जैसे आईज अगर हिलती है किसी किसी ब्रेन स्टेम की डिजीजेज में, तो आईज में निस्टैग्मस रहता है, तो चक्कर आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उसके अलावा वेस्टिबुलर एपरेटस जो कान में रहता है, फिर अगेन वो वायु रिलेटेड है। तो अगर या तो वहां पे रुक्षता हो जाए, वहां पे उसका जो अंदर स्राव का मूवमेंट होता है वो रुक जाए, जैसे कैल्सिफिकेशन होने के कारण, तो चक्कर आता है। और इसके अलावा कोई अगर हम औषधियां ले लें, हाँ, तो औषधियां पित्त भी गड़बड़ कराती है, दुनिया भी घूमती हुई लगती है जैसे आपने बोला, और इंसान भी घूमता हुआ लगता है, तो चक्कर आता है। और ब्रेन के कोई पार्ट डैमेज हो जाए, जैसे ब्रेन स्टेम, तो चक्कर आता है। और अगर नर्व्स खराब हो जाए, पैरों की तलवों की न्यूरोपैथी हो जाए, तो जैसे उठ के एकदम से हम खड़े हो, सॉरी, बैठ के खड़े होते हैं, लेट के खड़े होते हैं, तो रक्तचाप मेंटेन नहीं हो पाता, तो एकदम से चक्कर आता है। जैसे बुढ़ापे में अक्सर होता है। सर ये कारण है, कॉमन कारण जो बताए गए। बेसिकली वेस्टिबुलर एपरेटस सोमेटो सेंसरी, मतलब जिस तरीके से सेंसरी एपरेटस, अगर हमारी संवेदनशीलता, मतलब प्रेशर, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व्स होती है जो प्रेशर वाइब्रेशन सब कैरी करती है, सेंसेशंस। तो अगर वो खराब हो जाए तो भी चक्कर आता है। फिर जैसे कई बीमारियां होती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाता है, उसमें भी आदमी बैलेंस नहीं कर पाता। कई जेनेटिक बीमारियां होती है ब्रेन स्टेम की। हाँ, कई ये ब्रेन में जो मेनिंजोसील होते हैं वो भी नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे पानी भरा उसका आवरण रहता है, वो तो चक्कर आता है। तो ये कॉमन कारण है सर जी सर। और किसी को इस टॉपिक पे बात करना है तो कर सकते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ जी बोलिए। पार्किंसन डिसीज में भी बैलेंस जाता है, तो वो भी हम चक्कर आना ही हाँ मानेंगे जरूर। ना? जी जी। हाँ। और ब्रेन स्टेम डैमेज होता है पार्किंसंस में। और जी सबसे कॉमन सर्वाइकल प्रॉब्लम्स अगर हो जाए तो भी चक्कर आता है, वो उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होता है, मच्छर होता है जी सर। जी। बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा बताया। तो हम लोग ना अभी और बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है, इस पे बात करना चाहिए। जब चक्कर आता है तो क्या क्या फील होता है वो देखते हैं।
तो ऐसा लगता है कि हम लोग डोल रहे हैं, जैसे धरती डोल रही है, जैसे भूकंप आया है तो कैसे फील होता है वैसे हम डोल रहे हैं। फिर उसके बाद में अपना जो बैलेंस है वो हिलने लगता है। फिर उसके बाद में मैं जो बता रहा हूँ ना वो आप इमेजिन करिए, ऐसे ही होता है। इसके बाद में ऐसे लगता है कि आंखें बंद हो रही हैं और दोनों पैर जो है वो चिपक गए हैं और बिना आधार के हैं, ग्रेविटी नहीं लग रहा है। और ऐसा लगता है कि आंखों का जो ये है आईब्रोज है वो ऊपर नीचे हो रहा है। जब चक्कर आता है तब इंसान को समझ नहीं आता है, आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों में फड़फड़ाहट होने लगता है, स्फुरन होने लगता है जब चक्कर आता है तो। और ऐसा लगता है कि हमारे नीचे जमीन ऐसे खिसक रही है, ऐसा फील होता है। फिर ऐसा खुद को लगता है कि हमको किसी ने फेंक दिया है, तब ऐसा फील होता है चक्कर आने के टाइम। जैसे कि आप लोग अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तब भी नीचे देखने पे चक्कर आता है। कोई बड़े बिल्डिंग से नीचे देखेंगे तो, कोई टावर पे जाके चढ़ेंगे तो भी चक्कर आता है। तो ऐसे होता है, या फिर बैलेंस जाने लगता है। फिर बैठे बैठे एकदम अचानक उठे या चलते चलते थोड़ा एकदम ब्लैक हो जाता है। ऐसे लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पूरा अंधकार हो गया। इसी तरह से नींद कम आती है, जिसको चक्कर की बीमारी होती है ना उसको नींद कम आती है। फिर उसको हाई इंटेंसिटी में फीवर भी आ रहा है, चक्कर आ रहा है तो, या फिर सहन शक्ति नहीं होती है, थोड़ा भी टॉलरेंस नहीं होता है, कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होता है इतना। और या फिर सुनने को भी मन नहीं करता है, ध्यान भी उधर नहीं जाता है, इतना सहन शक्ति नहीं रहती है। हाथ पैरों को ना चींटियां काट रही हैं, टिंगलिंग हो रहा है, अगर वो सर्वाइकल एरिया में हो रहा है तो, वो सर्वाइकल एरिया में कोई पैथोलॉजी है तो। इसी तरह से अगर सर्वाइकल एरिया में या पीठ पे कोई पैथोलॉजी है वर्टिब्रास के बीच में, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और दूसरा क्या है कि पूरा ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से उड़ रहे हैं, या फिर हमारा बैलेंस नहीं है, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है ये कुछ समझ नहीं आता। ऐसे जब कंडीशन रहती है तो ये चक्कर आने का रहता है। इसी तरह से इसमें हम लोग देखें तो पित्त प्रधान जो ज्वर होता है उसमें भ्रम ऐसा लक्षण बताया है। लो बीपी में तो होता ही होता है। और जो मन के विकार होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं, उसमें भी चक्कर बहुत ज्यादा आता है। अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में रहे, किसी का डेथ सुन लिया या कोई बच्चे फेल हो गए कोई एग्जाम में, या फिर उनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो वो जो डिप्रेशन रहता है, या फिर लड़की ने धोखा दे दिया और वो डिप्रेशन रहता है, कोई ना कोई वजह से जो डिप्रेशन रहता है, उसके वजह से जब इंसान ऐसे पूरा मायूस हो जाता है ना, तो उसको बहुत बार चक्कर आते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है और धातु क्षय भी होता है, भूख भी नहीं लगती है, कुछ कम करने को मन नहीं करता, जिंदगी जीने का मन नहीं करता है, और चक्कर बहुत आते हैं। वो कारण कोई भी हो, लेकिन मन की विकृति में भी चक्कर। और सर ने बताया ना, रज रज दोष जो है उसकी वजह से होता है, या तम दोष की वजह से भी चक्कर आता है। इस पर शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? चक्कर आने पे कुछ आपका विचार हाँ बताइए। जी, हाँ जी सर, प्रणाम सर। चक्कर आने के वाकई बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे जो डायग्राम में दिख रहा है कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो है कॉक्लिया है ईयर में, तो इनर ईयर में जो प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है तब, लेकिन उसमें चेक कराना पड़ता है तो चलता है। नॉर्मली जिन लोगों को लो बीपी सर होता है वो भी कंप्लेन करते हैं कि चक्कर आ रहा है। जिन लोगों को हाई बीपी होता है वो लोग भी कंप्लेन करते हैं कि चक्कर आ रहा है। और जिनका सत्व बहुत कमजोर होता है, जो बहुत परेशान रहते हैं, वो भी हमेशा कंप्लेन करते हैं। या जो लोग की सर्वाइकल रहती है वो लोग भी कंप्लेन करते हैं। जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, बोलते थे कि जब मैं सर नीचे करता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, तो मैं जो नेक वाली एक्सरसाइज होती है कैसे करूंगा। तो मैं बोलती थी इसको आप अपर से करिए, क्योंकि हमेशा लोअर बॉर्डर से करना होता है। तो अपर बॉर्डर से जब करते हैं तब चक्कर नहीं आते हैं। और परेशान जब आप रहते हो बहुत ज्यादा तो होता ही है। कभी जैसे आपने बताया किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी इस तरह के बहुत बड़ा दुख आ जाता है, तो उस केस में भी चक्कर आता है। तो कई बार अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे, जैसे ये सेमी सर्कुलर कैनाल वाला मामला होता है, कॉक्लिया वगैरह वाला, उस वजह से भी आते हैं। कई बार फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं। और सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा लगता है वो मनोव स्रोतस का लगता है, कि जो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में जीते हैं तो उनको चक्कर आता ही आता है। और कुछ लोग को साइकोलॉजिकल भी होता है, मतलब उनको बस पता चल जाए कि इस चीज के ये ऐसे साइड इफेक्ट हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अभी मनोव स्रोतस को लेकर सर, वो जो मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैंने आपको पर्सनल भी वो वीडियो भेजा था यूट्यूब पर, जिसने बोला था कि ये नाभि पूरण नहीं करना चाहिए इन्ग्वानल हर्निया के पेशेंट को, और ये वो। तो पेशेंट ने ऐसे ही सब पढ़ लिया, फिर उसके बाद में मतलब सुनकर के उसके दिमाग में सारे डाउट बैठ गए थे। तो मैं बता रही थी कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है चीजें, और वो समझना पड़ता है।
तो उनको भी बहुत सारे थे। तो जहां पर इस तरह के शक वाली चीजें होती हैं, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जैसे मान लो कोई मेडिसिन है चंद्र प्रॉपर्टी, वो आपके अंदर शीतलता लाती है, ठंडा करती है, बट बहुत सारे मरीज होते हैं पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं, या उनको रहता है कि नहीं ये तो गर्मी करती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चक्कर आने के केस में सर मनो व स्रोतस बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, या अवर सत्व के लोगों को ये सब सारी समस्या ज्यादा होती है। जी सर। या किसी के ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो तो उस वक्त भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे कभी क्लॉट वगैरह जमता है, इस तरह की तकलीफ होती है। जैसे एक लोग थे, उनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तब टेस्ट हुआ था। या कभी कभी होता है शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो भी चक्कर आता है। जी सर। और ये ईयर में कौन सा फ्लूइड रहता है? पेरी ऑरिकुलर फ्लूइड रहता है ना, जो इम्बैलेंस हो गया तो पेरीलिम्फ होता है सर। पेरिलिम्फ सेमी नहीं होता है। अनुरिता मैम आप बताइए कौन सा रहता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में बहता है? कोई तो फ्लूइड रहता है, पेरी ऑरिकुलर फ्लूइड, एक बार चेक करिए नेट पे। वो अगर इम्बैलेंस हो गया तो चक्कर आते हैं, अपना जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ा जाता है। हाँ एक बार हाँ। नेट पे सर्च करके अभी तुरंत बताइए। और दूसरा है कि सीएसएफ भी अगर बिगड़ जाए उसके वजह से भी चक्कर आता है। या आप देखिए कौन सा फ्लूइड होता है मैम, सेमी ठीक है सर्कुलर सर, मैं कैनाल, चेक करवाती हूँ। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में कुछ हो गया प्रॉब्लम तो हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, तब तक हम आगे बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हमें परीक्षण पहले तो करना है कि ये जो चक्कर आ रहा है इसका क्या कारण है। तो ऊपर से हमारे पास पहले पेशेंट है, हमने हमारे पास कोई डायग्नोसिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ये तो देख सकते हैं कि जो गले के जो वर्टिब्रा है उधर स्वेलिंग है क्या सर्वाइकल एरिया में, या फिर आंखें बंद करके और हाथ बंद करके देखना है। तो और पैरों को बंद करके देखना है कि उस, और फिर बोलना है कि खड़े रहो, चक्कर आ रहा है क्या वो देखना है। उसके जी बाद सर। में हाँ बोलिए। इसमें सर दे रखा है इंडो लिम्फ इज अ फिजियोलॉजिकल फ्लूइड दैट फिल्स द इनर ईयर्स लैब्रिंथ एंड सर क्रूशियल सेंसरी फंक्शंस। यही चीज दे रखा है यहाँ पर, इंडो लिम्फ वर्ड यूज किया है। मुझे पेरी लिम्फ याद था, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल और बट जो कॉक्लिया होता है इन दोनों के बीच में रहता है। तो इसमें यही है, वाइब्रेशनल वेव्स ट्रांसमिटेड फॉलोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फ्लूइड फ्रॉम आउटसाइड स्टिमुलाई कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड पोजीशन एंड बैलेंस टू द सेंट्रल सेंसरी न्यूरल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर इंडो लिम्फ वर्ड दे रखा है। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो जब हम पेशेंट को आंख बंद करके और खड़े रह के ऐसे बोलते हैं तो पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है क्या कि चक्कर आ रहा है और वो गिरने जैसा हो रहा है। उसके आंख, फिर पूरा सिर, तल हाथ, तल पैर जो रहता है ना सोल, इसका स्पर्श गर्म है क्या वो देखना है। अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? अनुरिता मैम आपने अनम्यूट किया है। सर हाँ सर एक्चुअली आपको डिस्टरबेंस सुनाई देगा। मैं ये प्रॉपर बैलेंस सिस्टम और इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जस्ट 10 मिनट्स दीजिए, आई मूव आउट। ठीक है, आप 10 मिनट्स में आके बताइए। हाँ आदित्य सर, आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? सर, जैसे आपने बोला मेनिंजाइटिस और लेब्रिंथाइटिस, जैसे अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये जो मेनिंजेस मतलब छर्रियां होती है ब्रेन के आसपास, और लेब्रिंथ में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी सर, चाहे कीटाणु रिलेटेड, चाहे ऑटोइम्यून रिलेटेड, तो भी सर, चाहे कीमो रिलेटेड, तो भी चक्कर आता है सर। जी सर। जी बहुत अच्छा। तो ना हमें ये देखना है कि पहले तो हमें हाथ लगा के देखना है, केवल क्लिनिकली मैं बता रहा हूँ। तो हमें पहले देखना है कि अपने जो ग्रीवा के जितना भी वर्टिब्रास है ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है क्या, हाथों में उंगली ये चीटियां काट रही है क्या, टिंगलिंग हो रहा है क्या, या फिर सुनाई कम दे रहा है क्या, या कान में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कंधे में, पीठ में, शोल्डर्स में गरम शेक लगाने से फायदा हो रहा है क्या। अगर अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा कंडीशन है तो, और उसमें हम शेक देते हैं, या तो हॉट वाटर बैग कर देंगे या उपना देंगे या नाड़ी से देंगे तो ठीक लगता है क्या। और हम लोग ये भी देखते हैं कि एचबी लेवल कैसे है, खून की कमी का कोई सिम्टम दिख रहा है, पांडुता है क्या, तो हम लोग रक्त वृद्धि का उपचार करते हैं, या पित्त कम करने का देखते हैं, या वात शमन के लिए नस्य वगैरह देने का कोशिश करते हैं। ये क्लिनिकली हमें थोड़ा आइडिया आता है। बाकी और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन करके और पता लगा सकते हैं कि चक्कर क्यों आ रहा है ना। हेलो सर। हाँ अब बोलिए। जी अपने ईयर में जो है बैलेंस मैकेनिज्म है ना सर, वो और आयुर्वेद कितना शाश्वत एक दूसरे से
आवाज आ रही है मेरी ठीक से? आ रही है, आ रही है। बहुत शाश्वत एक दूसरे से जुड़ता है, क्योंकि लूप शेप कैनाल्स रहता है इनर ईयर के जो भी 3 पार्ट है उसमें से इनर ईयर के अंदर जो है वो फ्लूइड रहता है। मैडम ने जैसे बताया वैसे एंडोलिम्फ रहता है उस फ्लूइड का नाम, विच इज इनटू इनर ईयर। उसके बेस में जो कैनाल्स रहते हैं उसका एक नैसर्गिक ये भी ऐसा है कि उसके अंदर का फ्लूइड और बहुत फाइन हेयर्स रहते हैं जो सेंसर्स की तरह काम करते हैं। सर ये जो सेंसर्स है ये ब्रेन टिश्यू के 3 सेंसेस को, मतलब पेरिफेरल सोर्सेस पे डिपेंड रहता है हमारा बैलेंस सिस्टम। जो हमारा बैलेंस डिपेंड रहता है वो हमारी आंखों से हम जो देखते हैं, जो हमारे मसल्स है और जो हमारा जॉइंट्स है, और उसके साथ में वेस्टिबुलर ऑर्गन्स, सिर्फ कान नहीं, ये सारी चारों जो भी सोर्स है इससे जो रिसीव होता है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंड रहता है हमारा बैलेंस सिस्टम और जो न्यूरो इम्पल्सेस हमारी इसको ये करती है। तो मतलब इन शॉर्ट सेंसर रिसेप्टर, अभी आपने जो मानस हेतु बताया, बाकी का बताया, काफी लोगों ने पैथोलॉजीज बताई, तो यस वर्टिगो कैन बी अ सिम्टम एंड वर्टिगो कैन बी अ डिसीज ऑल्सो। लेकिन आपकी कौन सी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, कौन से दोष, कौन सा स्थान संशय, मेनी अ टाइम जो है ब्रेन में छोटी छोटी लीजन्स रहते हैं और जब वो ट्यूमर बढ़ने लगता है पेरिफेरल ऑर्गन्स पे, मतलब जो टिश्यूज है उस पे जब वो प्रेशर ये करने लगता है तब भी बैलेंस आपका जा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन टू कि व्हाट सिस्टम इज इन्वॉल्व। काफी लोगों ने इंटरनली जो भी हमारे डिसीज है उससे कोरिलेट किया, बट पर्टिकुलरली हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर में से इनर ईयर में हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है उसमें एंडोलिम्फ रहता है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब इसके साथ में मतलब जो बाकी के सेंसर्स, मतलब जो फाइन हेयर्स है विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इनटू सेंसर्स, तो वो भी है। और दूसरा चीज हमारे इसमें देखिए जो हमारा प्रातः विधि है उस इसमें कवल गंडूश वगैरह जो बताया गया है, तो शायद उन लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था। इवन ऐसे बोलते हैं कि अगर आप नहाते वक्त में मुंह में पानी रखते हैं, मतलब पूरी तरह से माउथ फुल ऑफ वाटर रखते हैं, तो आपके कान में कभी भी खराब पानी नहीं जाएगा, या आपके जो भी इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स है इनर ईयर के, वो फेस नहीं करेंगे किसी इन्फेक्शन को। तो कवल गंडूश ये रेगुलर करने का वजह ये बताया गया था क्योंकि दे विल प्रोटेक्ट दिस, जो हमारे 9 द्वार हैं उन द्वारों का रक्षा करके जो भी है वात का प्रकोप ना करे या इन्फेक्शंस ना हो। तो ये बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करता है। और सर मैं पैतृक शूल में बहुत अच्छा रिजल्ट है शहद, आंवला और सूतशेखर का। अगर जो भी अभी कुछ लोग बता रहे थे तो जैसे इमीडिएटली आके कहते, कोई एक मैडम केस बता रही थी, दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो उसमें भी आप ये योग करके देख सकते हैं कि सुवर्ण सूतशेखर है या प्लेन सूतशेखर है और उसके साथ में आंवला और शहद, इसको सबलिंगुअली आप इसको ये करें, चाटन करें। और सबलिंगुअली करने से जो भी है वो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। मॉर्निंग सिकनेस और मोशन सिकनेस जो है, ये 2 चीजों में भी वर्टिगो जो रहता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि इट इज सिस्टमेटिकली रिलेटेड विद मेनी अ टाइम पांडु या एनीमिया या बाकी की जो संप्राप्ति है या रस दुष्टि है या रसव स्रोतस का क्षय है, रस धातु का क्षय है, तो उसमें भी हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अलॉन्ग विद दैट आपका ट्रीटमेंट चेंज होता जाता है, लेकिन पैतृक शूल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे। दूसरी चीज, एनी टाइम अगर किसी को भी इम्बैलेंस, जैसे पर्टिकुलरली माई सेल्फ, मैं केस हूँ इम्बैलेंस की 18 ईयर्स पहले, जो आई एम वेलुसिन सर्वाइवर, काफी सारे ड्रग्स देने की वजह से आई हैड कि मैं ब्रेन का जो लोड है मेरे एक्सिल स्केलेटन को ये नहीं होता था, तो मुझे चक्कर आते थे, मुझे पकड़ के चलना पड़ता था। आई वॉज बीन सजेस्टेड ब्रेन सर्जरी इन 2007, और 2007 में डॉक्टर भरत नाइक करके न्यूरो बहुत अच्छे सर्जन थे, वो यहीं के मुंबई वाशी में भी सेटल्ड है वो। तो तब मैंने, बिकॉज मुझे सर्जरी नहीं करनी थी, ऑलरेडी एक सीजर से मैं बच के, तो मेरे लिए नस्य, कवल, गंडूश एंड मेडिटेशन, ये चीज मेरी लाइफ में मेरे वर्टिगो को, मतलब अभी मेरा सर्वाइकल की वजह से अगर बहुत ओवरलोड हुआ तभी ये होता है, बट ब्रेन रिलेटेड जो मेरा वेट, मेरा एक्सिल स्केलेटन नहीं बेयर करता था, या जो बोलते हैं वर्टिगो मतलब भ्रम, वो भ्रम लक्षण जो है आप नस्य से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते, क्योंकि उसका रीजन आपको अभी ये पता चल गया कि यहाँ पे एंडोलिम्फ एंड सेंसरी जो भी नर्व्स है वो सारी बाकी की जो स्टिमुलस है, जॉइंट, मसल और आपकी मिडल ईयर, तो ये सारी रिस्पॉन्सेस पे
आपकी डिपेंड रहती है। तो आप नस से जब करते हैं और अच्छे, जिसे बोलते हैं, आपका कैसा, आप जटामांसी यूज करिए या फिर आप बृहन नस से यूज करिए, आप शेरबला यूज करिए, या आपका जो भी सिलेक्शन ऑफ ये हो, लेकिन नस से के साथ में अगर आप मेडिटेशन करते हैं या माइंड हीलिंग करते हैं तो वर्टिगो में बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, बिकॉज इट वर्क्स ऑन टू योर स्पाइनल नर्व्स एंड ब्रेन नर्व्स आल्सो। मैम आपको एमआई में ऑस्टियोफाइट्स या डीजेनरेटिव चेंजेस कुछ थी क्या मैम उस वक्त? Sir, I'm a severe bone loss patient because I had multiple steroids being used. My bone density was less than 5. Now it has increased up to 20. It was a very critical condition because Valusin had a very severe effects. ना? तो उस वक्त में बहुत सीवियर, और उसमें फिर थायराइड इंड्यूस हुआ। थायराइड इंड्यूस होने की वजह से जो 200 थायराइड है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपको तो मालूम है वोटाबिन, तो बोन डेंसिटी बहुत जल्दी कम हो जाती है उसमें, एंड यू लूज योर कैल्शियम, यू लूज योर विटामिन डी एंड एवरीथिंग। इस वजह से यू आई कंटिन्यूसली हैव टू चेक अप ऑन ऑल दोस थिंग्स, एंड इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। मैं वर्टिगो, मतलब ऐसा वर्टिगो कि आप बिना पकड़े चल ही नहीं सकते, ऐसे वर्टिगो से बाहर निकले। तो मैम आई बोन नो सर का डेंसिटी एक आपने बहुत क्या क्या किया मैम बोन बोन डेंसिटी आई यू डेंसिटी? सर वो इस वाले लेक्चर से अलग हो जाएगा ये। सर का एक लेक्चर है जिसमें सर ने 2 साल पहले लिया था, जिसमें सर ने तिमिर भ्रम, पित्तज भ्रम और वातज, इसमें कैसे एक्सिस में कैसे डायग्नोसिस करना है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। अगर वो लेक्चर किसी को मिलता है ना तो पक्का डालिएगा, इस लेक्चर को पोषक हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं, इसका चिकित्सा कैसे करना है जब चक्कर आ रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो जैसे अगर वर्टिब्रास में ये हो गया है कम, अंतर कम हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कम हो गया है, तो हम इसमें लाक्षादि गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, नस्य, फिर उसके बाद में हम लोग आभा गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, अगर वात्रक जैसे संभ्राप्ति तो कैशोर गुग्गुल, और पित्त के सिम्टम है तो चंद्रकला रस, ये देते हैं और दूध के साथ देते हैं तो ज्यादा फायदा करता है। नींद अगर नहीं आ रही और चक्कर आ रहा है तो निद्राकर वटी देते हैं। सोते टाइम हम लोग दूध दूध ये अश्वगंधा शीरपाक, जटामांसी शीरपाक, ऐसे दवाइयां देते हैं, या ब्राह्मी शीरपाक नस से देते हैं। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है वहां पे सर्वाइकल एरिया में, तो लेप गोली आता है, तो वो लेप लगाते हैं जिसमें वत्सनाभ और सारे पेन किलर्स रहते हैं, गुग्गुल, वत्सनाभ और अलग अलग दवाइयां रहती है, वो देते हैं। उसी तरह से अगर शरीर में पित्त बढ़ गया है, उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो प्रवाल पिष्टी, कामदुदा, चंदनादिवटी, ये देते हैं। और सुबह शाम कुष्मांड पाक, कुष्मांडवले या पेठा की मिठाई जो रहती है, आगरा का पेठा, वो देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर दुर्बलता बहुत ज्यादा है, दुबलापना भी है और पांडुता है, खून की कमी है, तो च्यवन प्राशावले, अश्वगंधा पाक, शतावरी कल्प, और रक्त बढ़ाने वाली दवाएं जैसे दाड़ीमावले, दाड़ीमादिघृत, उसी तरह से नवायस लो, ताप्यादि लो, है ना, ये सब देते हैं। उसी तरह से अगर सिर में मन अगर अशांत है, अगर तो उसके लिए ब्राह्मी वटी, चंद्रकला रस, फिर स्मृति सागर रस, उन्मादगज केसरी रस, फिर उसके बाद में पंचामृत लौ गुग्गुल, मानस मित्र गुटिका, ये सब देते हैं। उसी तरह से निद्राकर वटी देने से और सारस्वता रिश, स्वर्ण वाला सारस्वता रिश देने से बहुत मस्तिष्क शांत होता है, नींद अच्छी आती है। या शिरोधारा करते हैं, शिरोबस्ती, शिरोपिचू करते हैं, पादाभ्यंग करते हैं, तो नींद अच्छी आती है। अगर कमजोरी बहुत ज्यादा है तो दीपन पाचन करके अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा पाक देने से वजन बढ़ता है, या विदार्य दिले हम, कुष्मांड पाक, ये देने से फायदा होता है। अगर हाथों में झंझनाहट हो रही है, चीटियां काटने जैसा फील हो रहा है, तो हम लोग या फिर हाथों में नमनेस आ रहे, ऐसे जिसको हम बाधिरे बोलेंगे, तो महानारायण तेल से पूरा अभ्यंग कराते हैं और नीचे से ऊपर। और कोशिश करना चाहिए कि बिना पिलो के सोएं, जिनको पिलो के वजह से आ रहे हैं तो पिलो ना लेके ऐसे ही बिना तकिया के सोना है। और श्वासन शवासन करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा करता है। वज्रासन करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेशेंट रोगी बहुत अशांत है, नींद कम आ रहा है, तो उसको नाक में घी का नस्य देते हैं, या शीरबला तेल का नस्य देते हैं, या ब्राह्मी तेल का नस्य देते हैं। अगर और कर्ण पूरण करने से, अब अगर ऐसा हो सकता है कि वर्टिगो कान के कोई संप्राप्ति की वजह से ऐसा हो रहा है, तो शतावरी सिद्ध तेल का कर्ण पूरण करते हैं, या शीरबला तेल का कर्ण पूरण करते हैं। और
जो पैर के तलवे हैं उसमें शब्दोद्घृत का हम लोग अभ्यंग करते हैं, पाद पूरण करते हैं। शिरोबस्ती करने से फायदा होता है। और ऐसा करना चाहिए कि हमें अगर चींटियां काटने जैसा फील हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, तो पूरे शरीर में शतावरी सिद्ध तेल या महानारायण तेल से अभ्यंग करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें बस्ती देना है, तो दशमूल का काढ़ा, आरगवत का क्वाथ, एरंडमूल या फिर बला, इनका क्वाथ का बस्ती देना है। अगर वर्टिब्रास में स्वेलिंग है या पीठ में स्वेलिंग है तो इसमें क्या करना है, लेप गोली लगाना है, या फिर हम लोग ये करते हैं कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती। ऐसे करने से फायदा होता है। नाड़ी स्वेद दंड देते हैं तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और चक्कर आने में क्या क्या दवाइयां काम कर सकते हैं, तो ब्राह्मी वट्टी बहुत अच्छा काम करता है, फिर मूर्छांतक रस, फिर मौक्तिक भस्म, स्वर्ण भस्म, ज्योतिषमती तेल, इसका नस्य और अभ्यंग, सर्पगंधा तेल, ब्राह्मी तेल। और हमारे सर का ये जो है ना ये जो फॉर्मूला बुक, उसमें देखिए कितना बढ़िया बताया सर ने। आप लोग 15 नंबर का, 1 मिनट रुके, मैं अभी इधर लेके आता हूँ, 1 मिनट। हमारे सर का फॉर्मूला जो है ना, ये कभी फेल नहीं हुआ आज तक चक्कर आने पे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 15 नंबर का। इसमें जटामांसी है, धमासा और निशोत्तर, ये हर तरह के भ्रम में, वातज हो, पित्तज हो या कोई और भी पैथोलॉजी हो, ये भ्रम को पूरा ठीक कर देता है। बाद में आप जो भी एनाटॉमिकल चेंजेस आए उसका चिकित्सा करते रहिए, लेकिन ये इमीडिएट काम करता है। जटामांसी, धमासा और निशोत्तर समान मात्रा में पानी के साथ देना है सुबह शाम। अब आप लोग बताइए और क्या देते हैं चक्कर आने पे। अगर लो बीपी है तो मैं बताता हूँ, नारदियल लक्ष्मी विलास रस लेना है 10 गोली, 1 लीटर बिस्लरी के पानी में कूट के पीस के और डाल देना है, और रोज 50 ml सुबह, 50 ml शाम को लेना है, और 200 स्टेप्स चलना है। लो बीपी एकदम ठीक हो जाता है। और मतलब कोई ऐसा दवाई नहीं होना चाहिए जैसे एलोपैथी में देते हैं, नॉर एड्रिनालिन का वो देते हैं, उससे अच्छा हमारा जो है वो सबसे अच्छा है। प्राणायाम करना अच्छा है, और स्तन मूल और स्तन रोहित जो मर्म है उसका मर्म पॉइंट दबाना है, उससे बीपी अच्छा हो जाता है। प्राणायाम करना सबसे अच्छा है। पानी पीना अच्छा है अगर प्यास लग रही है तो, और नींद पूरा होना चाहिए, तब लो बीपी नहीं होगा। उसी तरह से तीखा, खट्टा, फिर नमकीन, तीक्ष्ण पदार्थ, उष्ण पदार्थ वर्ज करना चाहिए। उपवास ज्यादा नहीं करना है। लेट खाना खाना बंद करना है। मतलब सुबह भूख लगी है और शाम को खाना खा रहे हैं, ये बंद करना है। शाम को भूख लगे और रात को खा रहे हैं 2 बजे 3 बजे, वो बंद करना है। जागरण नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, शोक नहीं करना है। बिना बात का वाद विवाद करने की जो आदत होती है लोगों को, इररिलेवेंट टॉकिंग करते हैं और झगड़ा लड़ाई करते हैं, उस वाद विवाद नहीं करना है। अपने को ही तकलीफ होती है, या वाद विवाद वाली चीजें भी नहीं देखनी है जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जैसे अचार, मिर्ची, पापड़, नॉनवेज, अल्कोहल, तंबाकू, चाय का बहुत ज्यादा पीना। फिर ये सब बंद करना है। खाने में दूध, घी, चीनी, गेहूं, मूंग, फिर फ्रूट्स, ये खाना है। फ्रूट्स हमेशा खाएं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो लाल भोपला होता है, लाल लौकी होता है जिससे हम लोग पेठा बनाते हैं, वो खाएं। फिर उसी तरह से येलो पंपकिन जो रहता है, कोहड़ा, वो खाएं। गाजर खाएं, आंवला खाएं, और ये अदल बदल के खाएं। उसी तरह से नारियल पानी, फिर नारियल वो खाएं, और खजूर, अंजीर, मनुका, ये अगर रहे तो हमारा सब अच्छा रहता है। चक्कर अगर आ रहे हैं तो कौन कौन सी व्याधियां हो सकती है वो हमें डायग्नोज करते आना चाहिए, कि पित्ताधिक्य है क्या, अनिद्रा है, वात विकार है क्या, जैसे संधिवात वगैरह जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो है क्या, भ्रम, मेन ये भ्रम हो गया है क्या चक्कर के बाद, ये परमानेंट भ्रम हो गया है क्या, फिर मद रोग है, अपस्मार, कृमि की वजह से भी चक्कर आता है, पांडु रोग, मलावरोध, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी किसी को 10 दिन तक पेट साफ नहीं होना, उसको चक्कर बहुत आता है। मेरे पास एक सरदार जी आए थे, उनका वो बेड रिडन थे, उनको स्पॉन्डिलाइटिस था और वहाँ कुछ एक्सीडेंटल केस भी था। तो उनको ना पेट साफ ही नहीं होता था, वो साबुन के पानी का नीमा देते थे तब होता था। तो वो मेरे पास आए तो वो ट्रैवल करके आए, तो उनको मैंने 1 इच्छा विधि दिया तो हुआ ही नहीं, 2 दिया तो हुआ ही नहीं, फिर मैंने उनको 10 दिया इच्छा विधि रस घी खिला के। तब उनके जो सर्वेंट थे उन्होंने बोला कि इनके सर, इनको पत्थर पत्थर जैसा निकला, इतना ज्यादा मल था, और 3-4 किलो ऐसे मल निकला, काला काला निकला, तब वो थोड़ा ठीक हुए। तो ऐसा भी रहता है, मलावरोध जो रहता है बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। उसी तरह से कार्श्यता, क्षय रोग, जो मतलब टीबी या एड्स हो गया, क्षय रोग जब होता है, धातुओं का क्षय, रस क्षय में भी होता है।
और इसमें चक्कर आने को बंद करना है तो खाना पीना, नींद, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को अच्छे से पालन करना चाहिए। सोते समय ज्यादा तकिया ना यूज करें, और धूप में ना घूमे, सिर को ढक के ही घूमे, चिंता ना करें और गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से बहुत ज्यादा पित्त का प्रकोप होता है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। गुस्सा दिखाने के लिए झूठा गुस्सा करिए, लेकिन दिल से गुस्सा मत करिए। आप लोग और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आप लोग को क्या लगता है और क्या चिकित्सा देना चाहिए? बोलिए बोलिए, विनीता मैम कुछ बोलिए। आप, वीना मैम, तकदीर सिंह जी, वर्षा देखिए मैम सर, जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ, जैसे अब जैसे सब स्टार्टिंग हम लोग हो रही थी ना, कर्ण विकार में, जैसे मिनस डिजीज आता है जिसमें जो है फ्लूइड जो है बढ़ जाता है। तो जी इसमें श्रोतो अवरोध और नाशक और बात समन चिकित्सा और पेश समन चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे पथ्यादि गाढ़ा और सारीवादी बटी और अभिप्रतिगत चूर्ण इसमें बहुत बढ़िया फायदा करता है। और जी अगर जैसे मन्या का शुरू या वो सेंट्रल नर्व्स में जा रहा है या कंप्रेशन जा रहा है तो भी एक चक्कर का कारण होता है। तो इसमें मेनली हमको मज्जा धातु पे काम करने के लिए बोला गया है कि अस्थि पोषक और बाध नाशक ब्रहण स्निग्ध द्रव जैसे कि अश्वगंधा, बिदारी, शतावर वगैरह बोला गया है। हाँ, रसायन चूर्ण इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा बृहद बाध, चिंतामणि और रसराज रस, यह रस राजेश्वर रस भी बहुत बढ़िया काम करता है। असल नस्य के लिए जब अगर हमको लग रहा है कि मज्जा में है, अस्वप्न सतता रुक बोला गया है उसमें कि जब लगातार दर्द रहता है। तो नस्य भी बोला गया है, और उसमें जैसे नस्य के लिए मधुष्टि, अणुतेल और महाकल्याणक घृत और गोघृत का नस्य बोला गया है, जो बेसिकली ब्रेन सेंटर पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर तिक्त क्षीर बस्ती इसमें सबसे बढ़िया काम करता है कि अगर आपको अस्थि धारा कला, मज्जा धारा कला पे काम करना है तो। अब पित्त पे अगर उतरे तो अधा भेदक भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, या पित्त शिरोरोग, या पित्त के लिए जितनी भी पित्त की होते हैं, चाहे अंतर्वेगी ज्वर हो, या पात पित्तो लवण ज्वर हो, या सन्निपातक ज्वर हो, या पित्त शो हो, या पित्त कास हो, या पित्त अतिसार हो, तृष्णा में भी जो है ये सब इसके लक्षण मिलते ही हैं। तो हमको जो है वात पित्त और वात पित्त नाशक जो शिरोरोग के ये इसके भ्रम के लक्षण के स्वरूप में ये आता ही है कि जो भी पित्त बढ़ेगा तो वो भ्रम के लक्षण के रूप में आएगा। तो वात पित्त शामक अगर है तो उसमें वात पित्त शामक रक्त प्रसारक में जैसे धमाशा, शतावरी और सारिवा जैसे द्रव्य बोले गए हैं। और अगर अनुलोमन करना है पित्त के साथ में, पित्त अनुलोमक वित्त सारक में अभिपतकर, पथ्यादि काढ़ा और निशोथ हम लोग देते हैं। अभिपतकर के साथ में निशोथ देते हैं, साथ में पथ्यादि काढ़ा और सूतशेखर और द्राक्षा साहब, क्योंकि वो भी मृदविका रिष्ट, द्राक्षा साहब है मृदविका रिष्ट वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है। और चूंकि आम पाचन जरूरी है इसमें, क्योंकि पित्त का अम्लता सामता की तरफ इशारा करती है, तो मधु अनुलोमक में त्रिव्रत हरित की रहता है। और अग्नि दीपक, क्योंकि हमको यहाँ पे अनुलोमन भी करना है और पित्त की द्रवता को कम करने के लिए अग्नि दीपक औषध द्रव्य में जैसे सुशेखर पंचामृत रस, या लास्ट में और लीस्ट पे स्टार्टिंग में हम लोग घृत को नहीं भूलते हैं कि घृतम पित्त अनिलम हरम रस शुक्र ओजसा हितम। तो घृत तो फर्स्ट एंड प्रिफर्ड चॉइस रहती है। इसके अलावा हम लोग अभी जैसे आदित्य सर ने एक वो बोला था बेस्ट, वो आँख आँख के लिए विजुअल सिस्टम पे उन्होंने बोला था, एक मोटर सेंसरी सिस्टम भी बोला था बेस्ट। और तो उसके लिए हम लोग नेत्र तर्पण जो होता गया है, या नेत्र बस्ती, जैसे माँ त्रिफला, यष्टि मधु या शतावरी घृत से की जाती है। और बाकी तो अंत में हमने वैसे शिरोभंग, शिरोपिच्चू, ये नस्य के पे फोकस किया ही है। और पादाभंग पे सर आपने बोला कि पादाभंग भी एक बहुत बढ़िया रहता है कि पादाभंग तो हम लोग जो बोलते हैं कि पैर की नसों से ब्रेन की नसें पुष्ट होती हैं। उसके स्नेह गुण से नेत्र तक पहुंचती है, क्योंकि वो उसके बाद नींद बहुत बढ़िया आती है। तो और नेत्र स्वस्थ रहने से सभी इंद्रियों की प्रकृति स्वरूप जो भ्रम की उत्पत्ति हो उसमें भी प्रतिबंध होता है, अगर नेत्र की कोई भी वो विजुअल सिस्टम में कोई भी होता है।
और बाकी तो हम लोग शिरोबस्ती और शिरोपिच्चू और नस पे तो हम लोग करते ही हैं, और नेत्रपण वगैरह पे हो गया। बाकी तो पित्त वात और हाँ, रज को हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि रज जो है रजा जो है वो जो है रज मतलब वहां पे अगर तर्पक कफ जो है वो जो है वो शरीर को स्थिरता देने का बोला गया है। और जो नॉर्मल कफ का भी जो है कारण जो है स्नेह स्नेह तो आप ऐसे बोलिए ना, रजोगुणा बहुला वायु वायु, मतलब वायु है। जो होता है रजगुण को बढ़ाता है ना। हाँ, रजोगुण को बढ़ा नहीं, वायु वो वायु पित्त के कारण जो रजो दोष के कारण, वात पित्त तथा रजो दोष के कारण, जैसे कफ अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता था, तो इसमें वो कफ रज जो है गुण को कम हो कम जाता करने है। के लिए या तो हमें सत्वगुण बढ़ाने वाले आध्यात्मिक या ऐसे मन को या शांत करने करने वाले चाहिए, चीज यस करना सर। पड़ेगा। क्योंकि ये दोष जो है वात पित्त प्रकोप का ज्यादा होता है, कफ क्षय का होता है। जी और मानसिक दोष में रज वृद्धि रहती है। धातु क्षय में रक्त और मज्जा का क्षय मिलता है। श्रोतस में भी रक्त व मनोवर श्रोतस ही दूषित होते हैं। वो ठीक है, तो लेकिन रज को कैसे निकाले? अगर रज गुण बढ़ बढ़ गए तो वो उसका ही उपाय आपने बोला बताइए। ना सर कि वो अच्छा ज्ञान और आश्वासन और हाँ, वो हो और सकता है हम म्यूजिक सुन के भी मन को शांत करें। म्यूजिक सुन के हाँ, म्यूजिक सुन के सर, पित्त मन के को लिए बोला गया प्रसन्न ना करना है। सर, पित्त के लिए अच्छे पित्त के दोष में बोला गया है कि अच्छे दोस्तों का साथ, या बच्चों के बीच में रहना, या हाँ मणियों का धारण करना, गले में गुड़ी गुणा मणि नाम हार, हार बोला गया, हार भी अच्छा, मोती की बोला गया, मोती को धारण करना। जी और तो ठंडी मतलब एकांत स्थान में तालाब के किनारे, तो ये पित्त के लिए ठंडी चीजों का सेवन करना। तो ये चीजें पित्त के लिए, जो दोष पित्त की वजह से, उग्रता की वजह से या तीक्ष्णता की वजह से जो भ्रम आ रहा है, तो वो पित्त की चिकित्सा करने से वो भ्रम खत्म हो जाता है। बात पित्त और रज पे काम करना पड़ता है। जी। ओके सर। हाँ, और अपना जो ऋतुचर्या है उसमें कितना रोमांस बताया, तो उसमें से जो हम कर सकते हैं वो सब तो कर सकते हैं, जैसे उपवन में जाना, जलाशय के पास जाना, और हिल स्टेशन में जाना। उन सबसे मन प्रसन्न होगा तो अपने आप चक्कर आना बंद हो जाएगा। सर टूर मारना चाहिए, हर साल में एक बार दो बार हिल स्टेशन में जाके एक टूर तो हाँ लेना ही चाहिए सर। जी, सही बताया आपने, ये चीज सही बताया। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर शशि मैम, अगर चक्कर आ रहे पेशेंट को तो आप क्या बताएंगी? सर उसमें तो पहले वही है कि कॉज देखना कि क्या है, और कॉज के हिसाब से जैसे मान लो किसी का लो बीपी और तुरंत आप ऐसे ही घर में ही कुछ ट्रीटमेंट बता रहे हो तो नींबू नमक चीनी पानी दे दो तो उतने से भी आराम आ जाता है। या हाई बीपी है की वजह से लग रहा है तो उसमें नींबू पानी की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। सॉल्ट नहीं डालना है, शुगर भी नहीं डालना है उसमें। और ये जो थमासा जटामांसी वाला है, निशोथ वाला, वो या कुछ भी पित्तज द्रव्य अपने पास में हो तो शेखर वगैरह वो भी दे सकते हैं। और ऐसा ऐसे अभी मतलब मेरे पास नॉर्मल पेशेंट ऐसे नहीं आए जिनको ज्यादा प्रॉब्लम रही है। जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रही वो तो सॉल्व हो जाती है सर। या रेस्ट जी कराना, पहले पानी देना, या कभी होता है ज्यादा चक्कर वक्कर आ रहे हैं तो बैठा करके फिर बातचीत वगैरह भी करना पड़ता है, बीपी वगैरह मेजरमेंट के हिसाब से फिर आगे चलता है जी सर। और जी। सर ने अरविंद आपने सर अच्छा बताया, अरविंद सक्सेना सर ने भी अच्छा बताया। और ना एक ज्योति गुप्ता मैम है, फेसबुक पे लिख रही है कि वर्टिगो ऑल्सो ऑकर्स इन टोबैको च्यूइंग एडिक्शन केसेस। तंबाकू खाने वाले को चक्कर आता है क्या? सर ये पता नहीं क्योंकि बहुत कम टोबैको वाले पेशेंट ही बहुत रेयर देखे हैं मैंने। जी, सर ठीक है। पित्त बढ़ेगा ना, जो हाँ भी ड्रिंक बढ़ेगा, तंबाकू में भी बढ़ेगा, सिगरेट उसमें कोई भी, टोबैको, इन सबसे पित्त बढ़ता है ना। तो पित्त जी की वजह से ही ये लोग, पित्त के एडिक्शन, पित्त कब कम होने की वजह से ही ये लोग एडिक्शन के रूप में ये एडिक्शन लेते हैं सर। जी इसमें पित्त कम होता है, जी अग्नि दीप्त नहीं रहती है, तो एडिक्शन उनमें ऑलरेडी आ जाता है सर। और वो लोग टोबैको, सिगरेट या ड्रिंक वगैरह का सहारा लेते ही हैं सर। जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं। नलिनी मैम, हरिहर सर, गंगवार सर, चक्कर आने पे कुछ बोलना है क्या आप लोगों को? जागीर सिंह जी, बोलिए बोलिए, किसी को बोलना है तो। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर कभी कभी ये हेयर डाई वगैरह लगाने से भी चक्कर आते हैं सर। हाँ, ये बात था, हेयर डाई लगाने से भी चक्कर आते पेशेंट बताते हैं, वो हाँ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। जी सर। हाँ, कहीं ना कहीं विष का संयोग हो रहा है। हाँ, वर्षा मैम बताइए।
जी प्रणाम सर। वो सर सूद से खरच सबलिंगुअली देने से भी चक्कर शांत हो जाते हैं? जी अगर मतलब उसको चक्कर बस आ रहे हैं, वो गिर नहीं रहा है तब? मैम रिपीट कीजिए प्लीज। सूद से खरच, तो चेक हाँ होता है। जी उसके साथ एक और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉम्बिनेशन में थी दो चीजें। मेन पर सूद से खरच ही था। और एक सर मेरे पास आई थी पेशेंट, उसको पैरालिसिस हो गया था, 2 साल से था, लेकिन उसको सिर में ऐसे दर्द होता रहता था हर समय, सिर दर्द मतलब किसमें बोलना चाहिए, स्किन में सिर की, और चक्कर आते रहते थे, चलती थी तब भी, बैठे रहे तब भी। उसको मैंने शिरोधारा करी और वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो काढ़े से की थी ये ब्राह्मी शंखपुष्पी जटामांसी के क्वाथ से। 1 हफ्ते बाद ही उसका चक्कर वक्कर भी कम हो गया। मैंने आप लोगों से पूछा भी था, जब मुझे किसी ने बोला था वट जटांकुर उसका नस से बनाए तेल का, मैं बनाती हूँ, पर नहीं बना पाई, वो आई भी नहीं फिर दोबारा। तो उसको नस से मैंने ऐसे ही दिया था, सिंपल क्षीरबला से दे रही थी, फिर उसके बाद अणु तेल नस से दे दिया कंटिन्यू करने के लिए। तो उससे भी उसके चक्कर वक्कर सब ठीक हो गए, अभी सिर दर्द भी सब ठीक है, 2-3 एक महीने में, मतलब बाकी सभी बादशाह औषधियां दी थी उसके साथ में, उससे वो सब कुछ ठीक हो गया अभी। जी थैंक यू सर। ठीक है। और बताइए, किसी को सुरोगेट में तो प्रेगनेंसी? सर तीक्ष्ण नस बोला गया, जैसे आप बताते हैं ना, बच्चा है या वो ज्योतिषमती है या त्रिकोटु का है या सुंठी का है, ये धूपमन नस या अपीडक नस या ये बोला गया तीक्ष्ण नस बोले गए हैं सर, तर्पक कप्पे के लिए, ये भ्रम के लिए। ये अपस्मार में भी बढ़िया काम करते हैं सर, भ्रम के साथ में अपस्मार में भी बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रोज रजोदोष की दृष्टि तो है ही सर। जी सही बताया आपने सर। और किसी को ऐसे प्रेगनेंसी में चक्कर आते हुए देखा है क्या? प्रेगनेंसी में या कोई और बीमारियों में कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं। वीणा मैम आप कुछ बोलिए, तकदीर सिंह जी, हरीश बत्रा जी, अनुराग कुमार जी, कुछ बोलिए आप लोग भी। गंगवार सर, अगर सुनना पसंद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुनना तो चाहिए। किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। नहीं बोलना? ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप सब लोग 8:15 पे जुड़िए, फिर हम नया कोई टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम।